नमस्कार, DBN TV की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में जानेंगे दुनिया की टॉप 4 इकोनॉमी में भारत और चीन फिर भी G7 का हिस्सा क्यों नहीं। बात करेंगे अमरनाथ यात्रा की तैयारी और सुरक्षा इंतजामों की। देखेंगे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में तकरार को। जानेंगे सिंधु वाले झटके के बाद कैसे पानी को तरस रहा पाकिस्तान। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे कि आखिर अपने स्टूडेंट्स को तेहरान से कैसे बचाएगा भारत। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। कोच्चि से दिल्ली जा रही इंडिगो विमान की नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, बम होने की मिली थी धमकी। मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, दिल्ली NCR में बारिश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में भी बदला मौसम। मध्य प्रदेश में अब 90 डिग्री वाले पुल के बाद भोपाल का एक और अजूबा, क्लॉक टावर दिखा रहा अलग अलग टाइम। बेगूसराय में JCB से खोदे गए गड्ढे के पानी में डूबी 2 बच्चियां, दोनों की हुई मौत। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट कैंसिल, तकनीकी खराबी के बाद लिया गया फैसला। बस्ती में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में हुआ संघर्ष, बवाल के बाद दोनों ने वाहनों में लगाई आग। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के लिए वृंदावन के एक परिवार ने दी अपनी जमीन, DM बोले पूरा मुआवजा मिलेगा। अलवर से 14 लाख रुपए के नोटों की माला लूटने वाले हुए गिरफ्तार, दूल्हे का वीडियो देखकर पहुंचे थे बदमाश। पंजाब BJP चीफ ने CM मान को लिखा पत्र, ड्रग्स रैकेट के खिलाफ की जांच की मांग। आगरा से चोरी किया बच्चा, ग्वालियर से चोर सहित हुआ बरामद, आरोपी ने बेटे के लालच में किया था अगवा। ईरान का इजराइल के मोसाद हेडक्वार्टर पर हमला, मिलिट्री इंटेलिजेंस बिल्डिंग को भी निशाना बनाया, ईरानी सेना के डिप्टी कमांडर की मौत। ये तो थी हेडलाइंस। अब चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए कनाडा पहुंचे हैं। भारत इसका हिस्सा नहीं है। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर PM मोदी इसमें शामिल हो रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि कोई भारतीय PM इस समिट में हिस्सा ले रहा है। साल 2003 से ये सिलसिला चलता आ रहा है। दुनिया में सबसे बड़ी आबादी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भारत औपचारिक सदस्य न होने के बावजूद आउटरीच पार्टनर के रूप में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले जा चुका है। G7 विकसित देशों का समूह है। इसमें ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, अमेरिका और जापान शामिल है। गौर करने वाली बात तो यह है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन भी इसका सदस्य नहीं है। G7 का गठन 1970 के दशक में वैश्विक आर्थिक नीति के समन्वय के लिए किया गया था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका दायरा बढ़कर जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा, विकास और प्रौद्योगिकी को भी इसमें शामिल किया गया है। 1975 में इसकी शुरुआत G6 के रूप में हुई थी। 1976 में कनाडा के सदस्य बनने के बाद ये G7 बन गया। 1997 में रूस के शामिल होने के बाद ये G8 बन गया। हालांकि क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद साल 2024 में रूस को इससे बाहर कर दिया गया। G7 शिखर सम्मेलन 7 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों या सरकार प्रमुखों की वार्षिक बैठक है। ये एक उच्च स्तरीय मंच है। शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में नेता अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य, संघर्ष और AI जैसे मुद्दों पर बंद कमरे में वार्ता करते हैं। हर साल एक देश G7 समिट की मेजबानी करता है, वहीं देश एजेंडा सेट करता है और उसके पास अन्य किसी देश को आमंत्रित करने का अधिकार होता है। भारत को अब तक 10 से ज्यादा बार G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया जा चुका है। उसे पहला आमंत्रण साल 2003 में मिला था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी विशेष अतिथि के तौर पर फ्रांस में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। बता दें, साल 2005 से साल 2009 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हर साल इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते रहे। PM मोदी साल 2019 से हर साल G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेते रहे हैं।
अब सवाल उठता है कि भारत और चीन दुनिया की टॉप 4 अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, फिर यह G7 का हिस्सा क्यों नहीं है? चीन की महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक उपस्थिति के बावजूद इसे G7 में शामिल नहीं किया गया है। दरअसल दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में चीन में प्रति व्यक्ति धन का स्तर अपेक्षाकृत कम है, इसीलिए ये G7 का हिस्सा नहीं है। चीन G7 पर सवाल भी उठाता रहा है। उसने पिछले साल समिट के दौरान कहा था कि आज के वैश्विक संदर्भ में G7 की संरचना और प्रासंगिकता नहीं है। चीन ने कहा है कि G7 का दुनिया का प्रतिनिधित्व नहीं करना और दुनिया की आबादी में इन 7 देशों की हिस्सेदारी केवल 10% है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने तीर्थ यात्रा की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय की सलाह पर पहलगाम और बालटाल एक्स पर हवाई प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसी के चलते अब पूरे तीर्थ यात्रा रूट को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। अब बड़ा सवाल ये सामने आता है कि सरकार ने ये कदम क्यों उठाया। दरअसल सरकार ने ये कदम सुरक्षा व्यवस्था की सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। आगामी अमरनाथ यात्रा के लिए हर तरह की सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश के गृह विभाग ने पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों सहित अमरनाथ यात्रा के सभी मार्गों को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। ये प्रतिबंध पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों को कवर करने वाले सभी तरह के हवाई डिवाइस पर लागू होता है, जिनमें UAV, ड्रोन और गुब्बारे भी शामिल हैं। ये सुरक्षा निर्देश 1 जुलाई से 10 अगस्त तक लागू रहेंगे। आपको बता दें, ये निर्णय भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से ऐसा करने की सलाह के बाद आया है। हालांकि कुछ केस में जैसे मेडिकल इमरजेंसी, आपदा प्रबंधन या सुरक्षा बलों की ओर से संचालित निगरानी अभियानों के मामलों में ये निर्णय लागू नहीं होगा। आपको बताते चले कि अमरनाथ तीर्थ यात्रा 3 जुलाई से 9 अगस्त 2025 तक होने वाली है। यात्रा में बड़ी तादाद में श्रद्धालु शामिल होते हैं और यात्रा पर जाते हैं। इस दौरान किसी भी तरह की सुरक्षा में चूक ना हो, इस बात के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा के चलते ही ये बड़ा कदम भी उठाया गया है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि यात्रा के शांतिपूर्ण संचालन के लिए सभी सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। LG मनोज सिन्हा ने इस बात पर जोर देते हुए जनता से सहयोग का आह्वान किया है कि अमरनाथ यात्रा लोगों की यात्रा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल को लेकर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि RJD को बिहार चुनाव में गठबंधन धर्म निभाना चाहिए। बिहार में महागठबंधन दलों की बैठक में JMM को नहीं बुलाए जाने पर सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह बयान दिया है। JMM महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हमें नहीं बुलाया जा रहा है तो हम वहां जा भी नहीं रहे। हम एक स्वतंत्र राजनीतिक दल है, हमारा बिहार में संगठन है। आने वाले समय में हम वहां शक्ति प्रदर्शन करेंगे। सुप्रियो भट्टाचार्य ने आगे कहा कि मैं RJD और कांग्रेस को बता देना चाहता हूं कि हम लोगों ने उनको सम्मान के साथ अपने गठबंधन में रखा है। RJD को बिहार चुनाव में गठबंधन धर्म निभाना चाहिए। गौरतलब है कि झारखंड में JMM, कांग्रेस और RJD गठबंधन की सरकार है। दरअसल बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज होती जा रही है। राजनीतिक दलों और गठबंधनों की बैठकें भी होने लगी है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। विपक्षी दलों के महागठबंधन के घटक दलों की बीते गुरुवार को बैठक हुई, जिसमें सभी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बिहार विधानसभा में विपक्ष नेता और महागठबंधन समन्वय समिति के प्रमुख तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर हुई इस बैठक में सीट शेयरिंग का प्रारूप तय करना और इसके अलावा चुनावी रणनीति और भी कई तरह की बातों पर चर्चा की गई। बैठक में समन्वय समिति और उप समिति के लोग भी शामिल हुए। बैठक में प्रमुख रूप से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारू और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम समेत वाम दलों के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सिंधु नदी समझौते को लेकर भारत के फैसले का असर पाकिस्तान पर साफ नजर आ रहा है। खबर है कि कम पानी छोड़े जाने के चलते पड़ोसी मुल्क में फसलों की बुआई पूरी तरह से प्रभावित हुई है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में ऐसा दावा भी किया गया है। फिलहाल इसे लेकर पाकिस्तान सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया।
मीडिया रिपोर्ट्स में डेली वाटर सिचुएशन रिपोर्ट के हवाले से बताया जा रहा है कि इस साल 16 जून को इंडस रिवर सिस्टम से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 1,33,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जबकि पिछले साल इस दिन यह आंकड़ा 1,06,000 क्यूसेक था। इस लिहाज से संख्या में 16.87% की गिरावट दर्ज की गई है। ये रिपोर्ट पाकिस्तान सरकार की IRSA यानी इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी ने जारी की है। अब खबर है कि पंजाब प्रांत में भी बीते साल 16 जून को 1,29,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जबकि 2025 में आंकड़ा 1,26,000 क्यूसेक है। रिपोर्ट में इस बात के भी संकेत दिए गए हैं कि पाकिस्तान में सिंधु जल प्रणाली से जुड़ी नदियों और जलाशयों में कम पानी बचा है। ये ऐसे समय पर हो रहा है जब मुल्क में खरीफ फसलों की बुआई चल रही है। इसके चलते पाकिस्तान के किसानों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में मॉनसून की एंट्री में भी 2 सप्ताह का समय बाकी है। खास बात है, जब भारत ने समझौता स्थगित किया तो इंडस रिवर सिस्टम से जुड़ी नदियों के जलस्तर के बारे में भी पाकिस्तान को जानकारी देना बंद कर दिया गया था। अब अगर इन नदियों में जलस्तर बढ़ता है तो निचले क्षेत्र वाला पाकिस्तान मुश्किलों से फिर घिर सकता है। इजराइल के अटैक के बाद अब ईरान की राजधानी तेहरान तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातें नई आशंका को जन्म दे रही हैं। हाँ, ट्रंप ने कहा है कि सब कोई तेहरान छोड़ दो। माना जा रहा है कि इजराइल तेहरान में फाइनल अटैक या कहिए निर्णायक बमबारी शुरू कर सकता है। ऐसे में डर कर कुछ घंटे पहले ही स्थानीय लोग तेहरान से देश के दूसरे इलाकों में भाग रहे हैं। भारत के सामने चुनौती यह है कि हमें अपने करीब 10,000 नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है या वहां से फौरन स्वदेश लाना है। इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक मुख्य रूप से तेहरान को टारगेट करके ही हो रही है। ऐसे में वहां भारतीय दूतावास ने भारतीय छात्रों को फौरन निकालने का इंतजाम शुरू कर दिया है। अब आप गूगल मैप देखें तो तेहरान कैस्पियन सागर के करीब है। वहां से पाकिस्तान के दोस्त अजरबैजान की सीमा थोड़ी दूर पर है। अजरबैजान वही देश है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के समय खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। 10,000 भारतीयों में से 6,000 स्टूडेंट्स हैं। भारतीय दूतावास ने इन्हें निकालने के लिए अलग रास्ता चुना है। आपको बता दें कि तेहरान की लोकेशन आप समझ चुके हैं। समस्या ये है कि सारे स्टूडेंट्स तेहरान में ही नहीं है। तेहरान में मौजूद करीब 600 स्टूडेंट्स को कॉम पहुंचाया गया है। उर्मिया में मौजूद करीब 110 भारतीय स्टूडेंट्स को कुछ घंटे पहले ही आर्मीनिया बॉर्डर पर पहुंचा दिया गया था। वहां से ये हवाई जहाज से स्वदेश लौट आएंगे। अब बता दें कि भारत ने इस मुश्किल समय में अजरबैजान नहीं बल्कि उसके पड़ोसी और खुलकर साथ खड़े आर्मीनिया के विदेश मंत्री से बात की है। बता दें कि विदेश मंत्री जयशंकर ने रविवार को ही सारा प्लान सेट कर दिया था। अब मैप वापस देखिए कि कुछ स्टूडेंट्स शिराज और इस्फहान में भी फंसे हैं जिन्हें याज्द शिफ्ट किया गया है। हालांकि भारतीय स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाए। तेहरान में भारतीय दूतावास 24 घंटे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए काम कर रहा है। कुछ केस में दूतावास अपने नागरिकों को ईरान में ही दूसरे सेफ स्थान पर पहुंचा रहा है। जयशंकर ने UAE से भी बात की है। 17 जून दोपहर तक ताज़ा अपडेट ये है कि तेहरान से भारतीय स्टूडेंट्स को निकाल लिया गया है। वे आर्मीनिया बॉर्डर की तरफ गए होंगे या ईरान में ही दूसरी लोकेशन पर, अभी ये कंफर्म नहीं है। ईरान सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि भारत जमीनी मार्ग से अपने लोगों को निकाल सकता है। ऐसे में भारत सरकार जोखिम को देखते हुए एक आगे कदम रख रहा है। वहीं आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए DVN TV न्यूज़ के साथ।